सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लिया है। हाँ जी बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। बस लास्ट के 2 टॉपिक्स ही हमारे यहाँ पर बचे हैं जो हमें आज कवर अप कर रहे हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। और मैंने आपको कहा ही था कि बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है ये, ठीक है। आई होप कि लास्ट क्लास में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर होंगी। सो मैं देती हूँ आपको क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट क्लास, तब तक आप लोग लगा दीजिए फटाफट से अपनी अटेंडेंस। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स कवर अप किए, लाइक द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, जहाँ हमने ये समझा कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड को सेट करना और उसी के अकॉर्डिंग फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, मेजर करने के बाद उसको कंपेयर करना विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ताकि जो भी डिफरेंसेस आए, यानी कि जो भी हमारी गलतियां निकल रही हैं, जो भी हमारा डिफरेंस निकल रहा है बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उस डेविएशन को हम करेक्ट कर सकें बाय टेकिंग सम करेक्टिव एक्शन। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें प्लान्स के अकॉर्डिंग अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग के लिए मैंने तुम्हें कहा कि FB पर करो अपने दोस्तों को ग्रुप कॉल और कर दो उन्हें खूब सारा परेशान, है ना। जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ये आगे भी देखता है और ये पीछे भी देखता है। पीछे की गलतियों से ये सीखता है कि आगे हमें कौन सी गलती रिपीट नहीं करनी है। तो पास्ट एक्टिविटीज़ को देखकर फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम होता है हमारे कंट्रोलिंग का। देन परवेसिव है, हर जगह पर है, हर लेवल हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को कंट्रोलिंग फंक्शन अप्लाई करना ही पड़ता है, बिकॉज बिना कंट्रोलिंग के हमारी जो आगे की प्लानिंग है वो खराब हो सकती है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। हम यहाँ पर क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कुछ गोल है, हमें उस गोल को अचीव करना है, उस गोल्स के अचीवमेंट के लिए ही हम कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो कंट्रोलिंग फंक्शन हमें राइट ट्रैक पर रखता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। देन कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो लगातार चलती रहती है। जब तक आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, आप अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, तब तक आप कंट्रोलिंग को भी उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। देन फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसके लिए मैंने कहा ओह IMCA। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कि कंट्रोलिंग एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहे, लोगों का जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है उसको हम मिनिमाइज कर सके। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट था इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन, कि क्योंकि यहाँ पर एडवांस में ही एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनको क्या करना है, उनके परफॉर्मेंस को किस चीज़ से मेजर किया जाएगा। तो अगर उनके सामने एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है जिससे उनको इवैल्यूएट किया जाएगा, तो अगर उन्हें उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक पहुंचना है तो वहाँ पर वो मोटिवेट होंगे कि भाई अब तक हम सिर्फ यहीं पर है, हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो और ज़्यादा हमें इम्प्रूव करना होगा। तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो मोटिवेट होते हैं ताकि वो उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक पहुँच सकें। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे बच्चों, थर्ड पॉइंट था हमारा अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जैसे कि अभी फीचर्स में भी हमें ये बात बताई गई कि कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। हम यहाँ कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकें, वो डेविएशंस निकाल सकें, जो कमी है उसे निकाल सकें, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके, हम लोग राइट ट्रैक पर आए और हमारे सामने वो डेविएशंस होंगे तो उनको हम ध्यान में रखते हुए दोबारा से उनको रिपीट नहीं करेंगे और अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट कर चुके होते हैं, सभी को पता होता है क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पता होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फैसिलिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिवीजन अगर अलग अलग रहकर काम करेगा तो हमारा काम कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, हम टास्क अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है वो क्या करता है कि अपने ना हर एक डिपार्टमेंट को कुछ वेल डिफाइंड
स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं। अब सभी लोग क्या करते हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड होकर कि भैया अपने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए सारे लोग यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाता है। इसके बाद हमने 6 पॉइंट पढ़ा, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम अपने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने स्टैंडर्ड तो सेट नहीं कर दिया जो इसको हम अचीव ही ना कर पाए, अटेनेबल ही ना हो, या हमने ऐसा स्टैंडर्ड तो सेट नहीं कर दिया जो बिलो एवरेज हो, मतलब आपने बिल्कुल एकदम बेकार सा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, इतना तो काम कोई भी कर लेगा। तो हमें यहाँ चेक करना है, रिवाइज करना है, रिव्यू करना है स्टैंडर्ड को। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा है और बदलती हुई सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई बार स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ कहने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग को जानते हुए दैट स्मार्ट मैनेजर्स कंट्रोल एक्शंस टाइमली। अगर आप एक स्मार्ट मैनेजर हो तो आप टाइमली जो गलत एक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर लोगे और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर जाओगे। सो SM कैट्स, इससे आप याद करेंगे अपनी प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो चलिए मेरे साथ लिखना शुरू करिए सारे स्टेप्स। और आपको पता है कि जब भी हम कोई स्टेप्स पढ़ते हैं तो वो हमें जो 1 by 1 है वैसे लिखने होते हैं, यानी कि एक सिक्वेंशियल फॉर्म में ही आपको स्टेप्स लिखने होते हैं किसी भी प्रोसेस के। तो बेटा यहाँ पे S से होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या है सबसे पहला पॉइंट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। M से मतलब है बेटा मेजरमेंट ऑफ, M से मतलब है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद C से मतलब है हमारा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, देन उसके बाद बेटा A से मतलब है हमारे पास एनालाइजिंग डेविएशंस। ठीक है, A से मतलब है एनालाइजिंग डेविएशन। T से मतलब है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है जी, तो बेटा ये हमारे 5 स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के। पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, देन एनालाइजिंग द डेविएशंस, और उसके बाद आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, सो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे सारे पॉइंट्स और बता दिया होगा कि स्मार्ट मैनेजर कंट्रोल द एक्शंस टाइमली। तो 1 by 1 ज़रा इनको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाया है कि अगर आपको एग्जाम में आता है, डायरेक्ट तो वैसे नहीं आता बट स्टिल अगर आता है तो इस तरीके से अगर आप बना के आएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन यहाँ पर बनता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हमें सेट करना है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड। अब अगर आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो तो कंट्रोल आप किस बेसिस पे करोगे, जब आपके सामने कोई स्टैंडर्ड होगा उसी के बेसिस पे तो आपको कंपैरिजन करना है। आप कंपैरिजन कब कर पाएंगे, जब आपने कोई टारगेट सेट किया होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं, आप लोग भी, ये जोमेटो, स्विगी, इन सभी से ऑनलाइन ऑर्डर तो ज़रूर करते होगे, यानी कि फूड डिलीवरी ज़रूर करवाते होगे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा समटाइम्स यहाँ पर ये हमसे रेटिंग मांगते हैं, है ना। ये लोग रेटिंग मांगते हैं, एक फीडबैक मांगते हैं उस रेटिंग की फॉर्म में। आपको पता है कहीं ना कहीं वो उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है। कई बार वो जो डिलीवरी पर्सन होता है उसके लिए भी रेटिंग दी जाती है। कई बार आपने देखा होगा डिलीवरी बॉय आपको बोलता हुआ जाता है कि सर और मैम प्लीज़ रेटिंग कर देना। क्यों? क्योंकि उस रेटिंग के बेसिस पर उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप उस डिलीवरी एजेंट के बारे में जानकारी अगर लेना चाहें तो नीचे लिखा होता है कि उसको कितने स्टार्स मिले हुए हैं किस चीज़ में, कि भाई उसके बिहेवियर की वजह से कितने मिले हुए हैं, टाइमली डिलीवरी की वजह से कितने मिले हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। इवन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर आउटलेट को देखना चाहते हैं कि वो कैसा है, किसी आप पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाकर आप उनकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। तो बेटा जितना भी ये रेटिंग सिस्टम है ना कहीं ये उनकी परफॉर्मेंस को क्या करता है बेटा, इवैल्यूएट करता है। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा भी होता है कि हम एक मशीन लेकर आए, ठीक है।
हमने उस मशीन के ऊपर एक काम किया कि भाई देखो, अगर चलाते हैं हम इस मशीन को, दिन में 4 आवर्स अगर इस मशीन पे हम वर्क करते हैं तो लगभग 50 यूनिट्स ये हमें बनाकर दे देती है। तो यहीं से हमने उसकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जैसे मैं एक एवरेज स्किल का वर्कर हूँ, मैंने इस मशीन को जब 4 घंटे चलाया, इस पे काम किया, तो 50 यूनिट्स आराम से निकल गई हैं, ठीक है। अब अगर कोई और भी वर्कर इस मशीन पे काम करता है, 4 घंटे चलाता है इस मशीन को, तो 50 यूनिट से बना पाएगा वो भी। तो अगर वो नहीं बना पाएगा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो मशीन में या उस पर्सन में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने का मेन पर्पज ये होता है कि कल को भाई तुमको कंपैरिजन करना है, तुमको ये देखना है कि लोग, सामान, मटेरियल सही है या नहीं, मैन, मशीन, मटेरियल, ये तीनों चीजें तुम्हारी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। इसको तुम कब चेक कर पाओगे? जब तुमने इन सभी चीजों का एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा होगा। जैसे कि मैन का स्टैंडर्ड क्या है? मैन मतलब हमारे वर्कर्स, कि भाई हमारा वर्कर एक 6 घंटे की जॉब करता है, उस 6 घंटे की जॉब में वो 20 यूनिट्स बनाकर हमें दे देता है, तो हमने ये उसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो जब भी 20 यूनिट्स नहीं बनेगी तो हमें रीजन फाइंड आउट करना है। अब मटेरियल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो हमारा कपड़े बनाने का बिजनेस है, हम कुर्तियां बनाते हैं, ठीक है। तो हम लेकर आए कुर्तियों को बनाने के लिए कपड़ा, तो उसमें ना वो थान होते हैं, बोलते हैं थान है, पूरा एक बंडल होता है। तो एक बंडल में हमने देखा कि 30 कुर्तीज निकल जाती हैं। अब जब 30 कुर्तीज नहीं निकली तो हमने पूछा कि भाई 30 क्यों नहीं निकली इस बार? तो उन्होंने कहा कि पीछे से जो मटेरियल आया था वो डिफेक्टिव आया था, आधा कपड़ा तो वेस्ट चला गया। तो ये सब चीजें हम कब सेट कर पा रहे हैं, कब देख पा रहे हैं? जब हमारे सामने कुछ स्टैंडर्ड है। तो इसलिए पहला स्टेप ये हमारा यही होता है कि आप इवैल्यूएशन तो तब कर पाओगे ना जब आपके सामने कोई स्टैंडर्ड होगा। तो इसलिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है? परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को सेट करना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर दी स्टैंडर्ड्स। तो बच्चे, स्टैंडर्ड क्या है? दीज आर दी क्राइटेरियाज। क्राइटेरियाज मतलब वो तरीके हैं, वो चीजें हैं जिसके अगेंस्ट हम लोग अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हैं। सो स्टैंडर्ड्स आर दी क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। मतलब यही वो चीज होगी जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। मतलब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी के फॉर्म में भी सेट कर सकते हैं, क्वालिटी की फॉर्म में भी सेट कर सकते हैं। बट ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ज़्यादा ऑथेंटिसिटी चाहिए, ज़्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं, ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि आप उनको ईजिली मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो जैसे कि अगर आपने कोई स्टैंडर्ड सेट किया है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कि कितनी कॉस्ट लग जाएगी, रेवेन्यू टू बी अर्न, आप कितना पैसा कमा लोगे, ये सारे क्योंकि आप मेजर कर सकते हो कि कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा हम कमा रहे हैं, ये आप मेजर कर सकते हो ना। तो ये होते हैं सारे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। बट वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं इम्प्रूविंग द गुडविल एंड द मोटिवेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, अब ये तो क्वालिटी है ना। अब गुडविल है, मोटिवेशन है, ये हमारे मेजरेबल नहीं है कि भाई हमें अपनी कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज करनी है। अब तुम अकाउंट्स वाली गुडविल की बात मत करना मुझसे कि मैम हमने तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा है। अभी हम फिलहाल यहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनी की हमें रेपुटेशन इंक्रीज करनी है, इंप्रूव करनी है इन टर्म्स ऑफ सर्विस, कि भाई हम किस तरीके से उनको सर्विस दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये एम्प्लॉय हमारा कितना मोटिवेट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें मेजरेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बेटा कौन सी चीज़ में आती है? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। कि जैसे हमने एक पर्टिकुलर, हमारे एक रेस्टोरेंट है, हमने वहाँ पर उनको कोई एक डिश ऑफर करी, हमने कहा जी आप इस डिश को अब रेटिंग दे दो, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट दे दो, इन टर्म्स ऑफ प्राइस दे दो, है ना। तो यहाँ पर ये जो हम उनसे रेटिंग करा रहे हैं, ये कौन सा स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्वालिटेटिव, ठीक है। समझ आ गया सबको कि क्या है फर्स्ट पॉइंट के अंदर? चलो वेरी गुड, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो बेटा, ये मेजरमेंट है, आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये मेजरमेंट है, ये कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, ये है मेजरमेंट। तो आपने सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लिया, एक बेंचमार्क आपने सेट कर लिया है कि यहाँ तक पहुँचना है। अब ये देखो कि तुम पहुँचे कहाँ तक हो। तुमने अपने गूगल मैप पे अपना डेस्टिनेशन पॉइंट तो डाल दिया है कि यहाँ तक पहुँचना है, बट तुम फिलहाल कहाँ पर हो? वो पूछता है ना अपनी करंट लोकेशन तो बताओ। तो फिर तुम उसको कहते हो कि अच्छा भाई तुम ही बताओ हमारी करंट लोकेशन क्या है, तो फिर वो करता है ना सर्च पूरा। तो ऐसे यहाँ पर भी तुम्हें ये तो पता है तुम्हें कहाँ तक पहुँचना है, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, बट फिलहाल तुम्हें पहले ये पता लगाना है कि भाई तुम कहाँ हो, तुम कितने पानी में हो फिलहाल, पहले ये तो चेक कर लो।
तो सबसे पहले अब यहाँ पे मेजरमेंट होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस का। सो देर आर सेवरल टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके से हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पर मैं जो बातें बताऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। दीज इंक्लूड, वो कहते हैं कैसे करें एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक। उन्होंने कहा बहुत सारी टेक्निक है। कौन कौन सी टेक्निक है भाई? देखो, एक तो तरीका ये होता है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर लो, ठीक है, पर्सनली जाके ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है। आप देखो ना, कभी कभी जैसे होता है ना कि पेरेंट्स ना बच्चों के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। आजकल पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको देखने की, अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। भाई जब रिजल्ट आएगा तब तो आ जाएगा, उसको आप बदल नहीं पाओगे, अभी से करो। तो जब आपको लगे कि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो एक बार, कभी मैं ये नहीं कह रही आप उस पर शक करो, बट एक बार कम से कम उसको लगना चाहिए कि यार हाँ, मेरे पेरेंट्स को मेरी परवाह है, वो देखने आते हैं मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बच्चे के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। तो भाई कभी कभी ऑब्जर्व करने के लिए आ जाओ, पर्सनली जाओ, किसी के कहने पर मत जाओ, किसी के कहने पे नहीं जाना, आप पर्सनली ऑब्जर्व करो। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर्स भी क्या करती है, पढ़ाते पढ़ाते एक राउंड लेना शुरू करती है। क्यों? बच्चे कहते हैं, हमने पूछा अच्छा बच्चों हो गया क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं हाँ मैडम हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, पीछे की रो तक सारे बच्चे कह रहे होते हैं होगा क्वेश्चन। अब मुझे चेक करना था कि यार मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो एक बार देख लिया जाए कि इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो मैंने क्या किया, क्लास में राउंड लेना शुरू किया, तो आपकी टीचर्स भी करती होंगी, राउंड लेना शुरू किया, एक एक बच्चे की मैंने कॉपी को पर्सनली ऑब्जर्व किया कि देखती हूँ कौन कहाँ तक पहुंचा है। 20 मिनट्स में वो कितने बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और कितने वो हैं जो ऐसे ही कह रहे थे कि हाँ हो गया है। तो पर्सनली ऑब्जर्व करके भी हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, सैंपल चेकिंग। अब सैंपल चेकिंग जनरली कब होती है, जब आपके सामने बहुत सारा लॉट हो जिसको आपको चेक करना है। अब मेरे सामने 100 यूनिट्स रखी हुई हैं, अब मैं 100 यूनिट्स को एक एक करके तो नहीं चेक कर पाऊंगी, एक एक तो चेक नहीं कर पाऊंगी, चेक करूंगी भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सैंपल चेकिंग करी। पढ़ा था ना आप लोगों ने क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स में, सैंपल होता है, सैंपल चेकिंग होती है। तो मैंने क्या किया, 100 यूनिट्स में से रेंडमली 10 यूनिट्स मैंने निकाल ली, मिला दिया पूरा ऐसे, पहले सारी यूनिट्स को मैंने कहा हिलाओ इसको, सारी यूनिट्स को मिक्स कर दो अच्छे से। फिर मैंने रेंडमली 10 यूनिट्स निकाली और उन 10 यूनिट्स के बेसिस पर मुझे पता चल गया कि ठीक है मेरा जो प्रोडक्ट है वो कैसे प्रिपेयर हुआ होगा, वो यूनिट्स कैसी प्रिपेयर हुई होंगी बाकी की, उसी के बेसिस पर मैंने ये जजमेंट ले लिया। तो सैंपल चेकिंग कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हो। जैसे कि हम लोग देते हैं ना तुम्हें तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड, वो भी तो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा परफॉर्मेंस रिजल्ट ही तो है कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। तो बस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्लास 12 अकाउंटेंसी के अंदर हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया हो, अकाउंटिंग रेशियो एक चैप्टर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, करंट रेशियो निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारी रेशियोज होती है जो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है कि देखो हमारी आइडल रेशो मतलब स्टैंडर्ड रेशो है कि करंट रेशो 2:1 होनी चाहिए, बट आपकी रेशो तो 1.5:1 है। इसका मतलब डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय मे रिक्वायर द प्रिपरेशन ऑफ सम परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय सुपीरियर। तो यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए ये बोला जाता है कि भाई देखो आप सुपीरियर हो और बनाओ जरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसकी, एम्प्लॉयज की। एंड द मेजरमेंट ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस में ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज। तो जो बात मैं अभी आपको यहाँ बता रही थी, देखो वो बात यहाँ पर क्लियर हो ही गई है कि कंपनी के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, भाई देखो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए रिपोर्ट बना रहे हो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए रेशो कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और कब कर रहे हो, पीरियोडिक इंटरवल्स पे, मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आप ये काम करते रहते हो। तो इस तरीके से एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देते हैं ना तुम्हें तुम्हारा यूटी का रिजल्ट, हाफ ईयरली का रिजल्ट, फिर प्री बोर्ड का रिजल्ट, ताकि हम तुम्हें तैयार कर सके बेटा वो वाले रिजल्ट को बढ़िया करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयरिंग द एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड। अब तुम्हारे सामने स्टैंडर्ड भी है, तुम्हारे सामने एक्चुअल भी है। यानी कि देखो मान लो कि तुमने अपने एग्जाम में स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, 80 में से 70 लेकर आने हैं। ये तुमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि 80 में से कितने लेकर आने, 70 प्लस, 70 प्लस बोल देती हूँ, बट ठीक है मैं एक मेजरेबल क्वांटिटी दे रही हूँ आपको 70। अब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ, ठीक है भाई, अब पीटीएम वाला दिन आया, वही दिन जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था।
तुम्हें क्या, तुम्हारे पेरेंट्स को और तुम्हारी टीचर्स को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है उस पीटीएम का, जो रिजल्ट वाली पीटीएम होती है, ठीक है। अब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मार्क्स आए 50%। 70% सोचा था, मतलब चलो इसको मैं 80 में से नहीं कहती हूँ, मैं परसेंटेज ही कह देती हूँ। ओवरऑल आपने 70% आप सोच के चल रहे थे फिलहाल, और एक्चुअल में 50% आई। अब हमें ये जानना है कि भाई डिफरेंस तो आया है। देखो परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है, परफॉर्मेंस बुरी भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है 70 का स्टैंडर्ड सेट किया था बट 80% आ गए। भाई दुख के साथ खुशी आने के चांसेस भी होते हैं, तो हमेशा ये मत सोचो कि परफॉर्मेंस हमेशा खराब ही रहती है, कई बार परफॉर्मेंस अच्छी भी होती है। द पॉइंट इज कि हमें यहाँ पर डेविएशन निकालना है। बेटा समझते हैं कि डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेटा देखो, डेविएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब कि अगर कभी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम आ रही है आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, मतलब मैडम आपने सोचे तो थे कितने, आपने सोचे थे 70%, लेकिन आपके आए तो 50% ना, तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम रह गई। तो ऐसे डेविएशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन, जिसके ऊपर फिर हमें नजर रखनी होती है, जिसके ऊपर फर्दर हमें काम करना होता है, ठीक है। बट अगर कभी तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा आ गई तुम्हारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, भाई तुमने सोचा तो 70% था बट तुम्हारे तो 80% आ गए, बल्ले बल्ले वाह वाह मजा आ गया। ये तो मजे वाली बात है ना कि तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा हो गई तुम्हारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, अब मम्मी तो मिठाई बांट के रहेंगी। तो ऐसे में बच्चे ऐसे डेविएशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो बेटा डेविएशन या डिफरेंस तो कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा रही तो पॉजिटिव होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम रही तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट रीजन हम सब में फाइंड आउट करेंगे कि भाई अगर तुम्हारी नेगेटिव डेविएशंस रहे तो क्यों रहे, वो कौन से कारण थे, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके ऊपर मंथन किया जाएगा, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन किया जाएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। और अगर पॉजिटिव डेविएशन आता है तो उसके भी हम लोग रीजन देखेंगे कि भाई पॉजिटिविटी है, एक अच्छी बात है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रही, तो उसके पीछे भी रीजन क्या है, ताकि उन अच्छे पॉइंट्स को हम आगे भी अप्लाई कर सके, ठीक है। समझ आ गया। तो देखो अब जरा ये वाला पॉइंट क्या कहता है, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन, और ऐसा कंपैरिजन आपको डेविएशन निकाल के देगा बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट, कि कितना आपका एक्चुअल में परफॉर्मेंस आया है और कितना आपने सोचा था। सो कंपैरिजन बिकम ईजियर, और कंपैरिजन कब इजी हो जाता है, जब स्टैंडर्ड कौन सी फॉर्म में हो बेटा, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, क्वांटिटेटिव जिसको हम मेजर कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर परसेंटेज लेकर एक काउंटेबल चीज रखी है जिसको मैं बहुत इजीली मेजर कर पा रही हूँ, ठीक है। चलो 3 स्टेप्स तो हो गए हमारे कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। एनालाइजिंग द डेविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये अकेला पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डेविएशन का नेचर चेक करने वाले हैं कि डेविएशन किस नेचर का है, और ये बहुत जरूरी है। और हर एक जो यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी, 2 तरीके के डेविएशन, वो अकेला 3 नंबर या 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे इस वाले स्टेप को। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। अब देखो बेटा कमी तो आई है, मैं मान लेती हूँ कि नेगेटिव डेविएशन था तो कमी तो आई है, बट मुझे उसकी एक्सेप्टेबल रेंज चेक करनी है कि क्या वो डेविएशन ऐसा है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है, या वो डेविएशन ऐसा है जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि हमने अपने बच्चे को देखा कि उसने एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया कि वो 70% मार्क्स लेकर आएगा। अब उसके मार्क्स अगर 50% आए तो भी पेरेंट्स ओके है कि कोई बात नहीं, अभी तो जस्ट हाफ ईयर है, बच्चे के पास प्री बोर्ड भी है, ठीक है, कर लेगा कवर, हो सकता है अभी उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बट अगर यहाँ पर उनको ये दिख रहा है कि 70% टारगेट सेट करने के बावजूद उसके 30% आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हुआ है, यानी कि ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें भी अपने डेविएशन, अपनी गलतियों को यहाँ पर देखना होता है कि जो डेविएशन निकला है क्या वो एक्सेप्टेबल है, इग्नोर किया जा सकता है, थोड़ा बहुत अगर हम करेक्टिव एक्शन लेने तो काम बन जाएगा, या बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब ये काम हम करेंगे कैसे, इसके लिए हम 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
इन दोनों चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ डेविएशन, कि हमारा डेविएशन कैसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टेक्निक्स ऑफ डेविएशन, कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी कह देते हैं, तो अगर मैं सीपीसी बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो बच्चे यहाँ लिखा है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। आप सभी लोगों ने, मतलब बचपन में हम सभी लोगों ने रामायण तो सबने ही पढ़ी होगी, है ना। अब रामायण में जो रावण था, उसको शिवजी की तरफ से एक वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई मार नहीं सकता था। बट हर चीज का देखो बेटा अंत तो लिखा है, हर बुरी चीज का अंत लिखा है। रावण बहुत ज्यादा विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसने थोड़ी सी गलत हरकतें करी, उसकी वजह से उसका अंत हुआ। अब रावण को कोई नहीं मार पा रहा था, लेकिन आपको पता है हर किसी की अपनी कोई ना कोई एक ऐसी कमजोरी होती है जो आपके विनाश का कारण बन सकती है, और अगर वही कमजोरी किसी और को पता चल जाए तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई कि रावण की जो जान थी वो उसकी नाभि में थी, कि अगर वहां पर वार किया जाए तो रावण को मारा जा सकता है। तो इसीलिए वो उन्हीं सब चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था, क्योंकि वो उसकी जिंदगी पर बात आ सकती थी, यानी कि अगर वहां पर किसी ने वार कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा। ये बात रावण को पता थी। ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि वो उसके लिए कैसा पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट था। ये रावण के लिए वो जो उसकी नाभि थी वो क्या थी बेटा, क्रिटिकल पॉइंट थी, जो उसके विनाश का कारण बन सकती थी। तो उसने एक बार ध्यान नहीं दिया, राम जी को पता चल गया था, तो हो गया एंड। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसी चीजें होती है कि अगर हमने सही समय पर उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो हमारे पूरे फ्यूचर या हमारी लाइफ को खराब कर सकते हैं। तो सही समय पर डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं कुछ की रिजल्ट एरियाज। क्या होते हैं बेटा, कुछ की रिजल्ट एरियाज जो उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कि अगर यहाँ पे इन की रिजल्ट एरियाज, यानी कि ऐसी जगह जहां पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डूब सकता है। अब जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं वो उन पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको मजा आता है उन सब्जेक्ट्स को करने में, क्योंकि उनकी कमांड अच्छी होती है। वहीं पे वो वीक सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता। अब आपको पता है वही सब्जेक्ट, वो की रिजल्ट एरियाज है आपके लिए, जो आपके ओवरऑल रिजल्ट को खराब कर सकते हैं, जो आपके ओवरऑल रिजल्ट की सक्सेस के लिए थ्रेट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमें पहचानने हैं वो कुछ की रिजल्ट एरियाज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उनको नाम दिया गया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। कि वो क्रिटिकल पॉइंट जो है ना आपके, आपको उनको कंट्रोल करना है, वहां कुछ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही प्यारा फ्रेज उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया इस चीज को समझाने के लिए। देखो क्या उन्होंने कहा, इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ क्लोज चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोला कि ना तो ये इकोनॉमिकल है, यानी कि ना तो ये सस्ता होता है, नॉर इजी, ना ही ये आसान है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी है हम उन सभी पे नजर रखें। ये पॉसिबल ही नहीं है। हम हर जगह हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, हर चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और हर एक चीज पर इस तरीके से नजर रखना कि भैया ठीक है हमने बहुत सारे कंट्रोलिंग डिवाइस लगा लिए, तो वो सस्ता भी नहीं है, फिर उसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ना तो ये सस्ता पड़ता है, ना ये आसान है कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उनके ऊपर हम नजर रख सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कंट्रोल को फोकस कर दें कुछ की रिजल्ट एरियाज पे, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, अगर हम उन पे ध्यान दें तो काम बन सकता है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी बुक का एग्जाम्पल उससे कुछ अलग नहीं लिया मैंने, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है 5% से, ठीक है, यानी कि जो लेबर काम कर रही है उन्होंने अपनी वेजेस बढ़ा दी 5% से, ठीक है। वहीं पर आपने देखा कि आपके एरिया के अंदर जो पोस्टल चार्जेस हैं वो भी बढ़ गए। तो आप बताओ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्रिटिकल है,
लेबर कॉस्ट का बढ़ जाना या पोस्टल चार्जेस का बढ़ जाना, दोनों में से क्या आपके लिए ज्यादा ट्रबलसम है, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को थ्रेट दे सकता है? बताइए, कमेंट कर देना, मैं देख लूंगी। तो बेटा यहाँ पर लेबर कॉस्ट का बढ़ना आपके लिए ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? आप उसके साथ डेली डील कर रहे हो, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। वहीं पे पोस्टल चार्जेस तो आपके लिए एक सेकेंडरी चीजें हैं। करना होगा पोस्टल, आपको कहीं पे पोस्ट के थ्रू अपना सामान भेजना होगा तो आपको वो बियर करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ये तो कभी कभी होने वाली एक्टिविटी है, बट लेबर कॉस्ट के साथ तो आपको डेली डील करना है, वो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये है आपके लिए क्रिटिकल, जिसको आपको कंट्रोल करना है। तो आप लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपने इसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी सक्सेस को थ्रेट दे सकता है, ये आपकी सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल? एक बार सम अप कर देती हूँ। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी पे क्योंकि नजर नहीं रखी जा सकती, इसीलिए हमने कुछ की रिजल्ट एरियाज निकाले, यानी कि वो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के देखे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने यहाँ पर काम करना है सिर्फ उन की रिजल्ट एरियाज पे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर उन एरियाज में कुछ भी दिक्कत हुई तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट वाली टेक्निक की तरफ। नेक्स्ट वाली टेक्निक जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। अब ये जुड़ा है आपसे थोड़ा सा, फिर से मैं आप ही की जिंदगी में थोड़ा सा कदम रखूंगी और आपको बताऊंगी कि आपसे कैसे रिलेट करता है। कई बार क्या होता है, आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बढ़िया हो चुके हैं, मतलब वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अडेप्ट कर लिया है खुद को। ये जो हमारा आजकल का सिनारियो चल रहा है, जो इन्वायरमेंट चल रहा है, उन सभी चीज़ों के साथ उन्होंने अपने बच्चों के साथ अडेप्ट कर लिया इन सभी चीज़ों को। उन्होंने अपने बच्चों को आज के टाइम पे बहुत अच्छी फ्रीडम देनी शुरू कर दी है कि ठीक है बच्चे, अपनी मर्जी से आपको जहाँ पढ़ना है पढ़ लो, जिससे दोस्ती करनी है आप कर सकते हो, जहाँ जाना है आप जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हैं कि बेटा बी इन योर लिमिट्स। एक दायरा भी उन्होंने यहाँ पर सेट किया है कि देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कई बार क्या होता है ना कि जब पेरेंट्स ना कई बार इमोशनल हो रहे होते हैं तो अपने बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, कभी कभी जब उन्हें बाहर की दुनिया में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हुए दिखते हैं ना, तो बेटा वो घबरा जाते हैं। तो कभी भी उनके वो समझाने या डांटने को आप गलत मत समझा करो, वो बाहर के माहौल से घबराए हुए होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हो, इसीलिए वो कई बार आपको बहुत प्यार से समझाते हैं कि बेटा देखो, हमें तुम पे पूरा विश्वास है, तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है करो, बस हाँ तुम्हें पता है कि कुछ चीज़ें गलत होती हैं, एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की, तो बस कभी भी उस लिमिट को क्रॉस मत करना, कभी भी उस लिमिट को क्रॉस मत करना। यहीं से हमें हमारा टॉपिक मिल रहा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि बेटा देखो, हम तुम्हारी हर एक चीज पे नजर तो नहीं रख सकते ना, हम तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम तुम्हें बहुत ज्यादा बंदिशों में रखेंगे, तुम्हारी हर एक चीज पे एक्टिविटी पे नजर रखेंगे, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो हम तुम्हारे पीछे पीछे ही घूमते रहेंगे। प्लस हमें पता है कि भले ही हम ये कोशिश कर लें कि तुम्हारी हर एक एक्टिविटी पे हम नजर रख के तुम्हें कंट्रोल करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस सब चक्कर में हम कुछ भी कंट्रोल ना कर पाए, तुम हमारे हाथ से और निकल जाओ। तो ऐसा ही मैनेजर सोचता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो क्या कहता है, दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। कि अगर हम ये सोचे ना ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई हम तो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, एक टीचर भी इस रूल को फॉलो करती है कि भाई अगर वो सोचे ना कि अपने क्लास में सब कुछ कंट्रोल कर ले, वो सब कुछ, कि बच्चा भैया बिल्कुल बोल नहीं रहा, बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का भी ट्रस्ट टूट जाता है फिर उस टीचर के साथ कि यार कोई बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पाता है। तो अगर हम ये अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर कि यार ठीक है, या बीइंग अ मैनेजर कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भी कंट्रोल ना कर पाओ, पहले जो काम कर पा रहे थे आप वो भी ना कर पाओ, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात समझाई गई कि देखो, कुछ गलतियां हर किसी से होती है, और अगर वो गलतियां एक एक्सेप्टेबल लिमिट में है तो ठीक है, छोड़ दो, भूल जाओ। बट अगर आपको लगता है कि वो उस लिमिट को क्रॉस कर रही हैं तो ध्यान दो। देखो गलती मैं कहती हूँ ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, बच्चों से भी गलती होती है, बड़ों से भी गलती होती है, तो अगर आपको लगता है कि गलती सहने लायक है, ठीक है अभी हो सकता है काम, इतना गलती हो जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि गलती का लेवल बढ़ रहा है तो वहां पर फिर स्टॉप लगाने की जरूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक बार अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या बोला कि सुनो प्रोडक्शन मैनेजर, हम यहाँ पर तुम्हें पर्टिकुलर एक रॉ मटेरियल दे रहे हैं, उससे 100 यूनिट बन जाती है, ठीक है, 100 यूनिट में
2% का अगर डिफेक्ट निकलता है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं हमें। 100 में 2% डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि 2 यूनिट अगर डिफेक्टिव निकल गई, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। लेकिन अगर ये डिफेक्ट 2 से 5% का हो गया, यानी कि 2% से हमने परमिसेबल एक्सेप्टेबल लिमिट सेट कर दिया 2%, कि 2% तक का डिफेक्टिव हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी ये बढ़कर 5%, 3%, 4% या उससे भी ज्यादा हो गया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम ध्यान देंगे, तो हम विजिट करेंगे कि भाई क्या हो रहा है। ये 100 में से 2 यूनिट ही हम डिफेक्टिव देख पा रहे थे, अब ये 5-10 यूनिट डिफेक्टिव निकल रही है, क्यों निकल रही है, अब कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, सिर्फ उन्हीं डेविएशंस पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे जो हमारी परमिसिबल लिमिट से बियॉन्ड यानी कि आगे निकल जाएंगी, एंड दैट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। कई बार होता है ना, तुम गलती करते हो, मम्मी तुम्हारी गलती छुपा लेती है, जब तुम कोई छोटी मोटी गलती करते हो, कई बार लेट आते हो घर पे, तो मम्मी छुपा लेती है, पापा को नहीं बताती है, लेकिन जिस दिन तुम बहुत बड़ी गलती करते हो तब जाके मम्मी बताती है पापा को कि अब तो बताना ही पड़ेगा, अब तो ये नालायक हो रहा है। तो वो यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर आपका डेविएशन आपकी परमिसिबल लिमिट तक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, अपने एंड पे इसको सॉल्व कर लो। बट अगर आपको लगता है कि वो परमिसिबल लिमिट से आगे जा रहा है तो भाई मैनेजमेंट को जाके बताओ ताकि वो कुछ उसके लिए करे। ठीक है, देखो तो अब एग्जाम्पल में क्या है कि सपोज करो इफ द प्लांट्स लेज डाउन द 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, कि ठीक है 2% की लेबर कॉस्ट बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल रेंज है, 2% तक बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये जो लेबर कॉस्ट है ये 2% से ज्यादा अगर बढ़ गई तो आपको मैनेजमेंट की नोटिस में लाना पड़ेगा, तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि एनालाइजिंग डेविएशन में हमने क्या पढ़ा, हम डेविएशन का नेचर देखेंगे। पहला नेचर देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से, कि ये जो दिक्कत आई है ये ऐसे पॉइंट पे तो नहीं आई है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर ये ऐसा डेविएशन तो नहीं है जो परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर रहा हो। तो पहले उसका नेचर जज करेंगे, उसके बाद उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेविएशन दैट डिमांड द मैनेजरियल एक्शन, दीज डेविएशंस नीड टू बी एनालाइज्ड फॉर देयर कॉजेज, मतलब उसके बाद हम उसके कारण के पीछे भागते हैं कि भाई आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। जहां हमें लग रहा है कि ऐसा डेविएशन है जिसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, तो फिर उसके कारण भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको सम अप किया है कि क्रिटिकल पाथ कंट्रोल क्या है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर फोकस करो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, एक्ट ओनली व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग इन अ बिग वे, कि सिर्फ तभी ज्यादा एक्शन दिखाओ, आप तभी ज्यादा रिएक्ट करो जब आपको लगता है कि जो चीजें हैं वो गलत जा रही हैं, एक बड़े लेवल पे गलत जा रही हैं। ठीक है, तब आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं बच्चा परेशान होता है, जिस पॉइंट्स पे परेशान होता है, तो मैं आपके लिए हर चीज का सॉल्यूशन लेकर आती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर एक अलग से भी चीज को ऐड ऑन किया है कि अगर ये 2 टेक्निक्स, ये 2 डेविएशन के टाइप्स आपके केस स्टडी में आते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पढ़ते पढ़ते मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि केस स्टडी में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि फोकस करो, देखो कब पहचानना है कि अगर आपका क्वेश्चन किस चीज को फोकस कर रहा है, ऑन की इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेजेस, एरिया, मतलब इस तरीके की बातें अगर उसमें आपको लिखी हुई दिख रही है केस स्टडी में कि क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात हो रही है, इंजन चेक के बारे में बात हो रही है, फाइनल अप्रूवल के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे में कौन सा डेविएशन के बारे में बात हो रही है, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो इसका मतलब वहां पर आंसर क्या है, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स अबाउट द मॉनिटरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द प्रोसेस, या वो ऐसे बोल दे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से इस प्रोसेस में, उसको मॉनिटर करने के बारे में अगर बात हो रही है तो वहां पर भी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। ठीक है, मतलब अगर वो किसी बेसिक एक चीज पर फोकस कर रहे हैं कि भैया इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, तो वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कब हो सकता है, जहां पर इस तरीके की लाइंस लिखी हुई हो, इग्नोरिंग द स्मॉल डेविएशन एंड ओनली एक्टिंग ऑन द मेजर प्रॉब्लम और सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, और आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो कि वो सिर्फ मेन चीजों पर ही एक्शन ले रहे हैं,
देखो यहाँ एक्शन की बात नहीं है, यहाँ फोकस की बात है, यहाँ एक्शन की बात हो रही है कि अगर वो यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस के ऊपर, तो वहां पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट स्टेप्स इन ओनली व्हेन अ बिग इशू अराइजेस, क्योंकि मैनेजमेंट इनके अकॉर्डिंग सिर्फ तभी आगे बढ़ता है जब कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा होता है। तो अगर फोकस की बात हो तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, और अगर आपको लगता है कि कुछ लग रहा है कि कुछ एक्शन लेने की बात है, स्मॉल डेविएशंस को इग्नोर कर रहे हैं, मेन चीजों पे ज्यादा एक्शन ले रहे हैं, तो वहां पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और देख लो। एक और मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ कि और कैसे पूछा जा सकता है। देखो अब कहीं पे अगर उन्होंने ऐसा लिखा है यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली बाय चेकिंग ओनली द वाइटल ऑपरेशन, मतलब इस तरीके से आपको दिख रहा है कि वो लोग रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? बाय चेकिंग द वाइटल ऑपरेशन, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को चेक करके। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, जहां पर फोकस हो रहा है, प्रियोरिटी दी जा रही है की एरियाज को, हर चीज को इक्वली प्रायोरिटी वो लोग नहीं दे रहे हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के लिए कि एम्प्लॉयज जो है हैंडल करते हैं रूटीन इश्यूज, पर हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है सिर्फ अनयूजुअल केसेस के अंदर। मतलब फिर वही बात कि मैनेजमेंट के सामने से मेन बातें लाई जा रही है, कब? जब हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट इज अबाउट डेलीगेटिंग द नॉर्मल इश्यूज एंड एस्केलेटिंग ओनली द बिग वंस, यानी कि यहाँ पर भी मैनेजमेंट को तो सिर्फ हम बड़े बड़े इश्यूज की समझा रहे हैं, और नॉर्मल जो चीजें हैं वो डेली बेसिस पर एक जो एम्प्लॉय है वो खुद ही उन सब चीजों को हैंडल कर रहा है। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको इन दोनों चीजों में डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाई ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो आखिरी प्रोसेस का पॉइंट पढ़ते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब आपने परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर ली, कंपेयर भी कर लिया, डेविएशन का टाइप भी देख लिया। अब आपको यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना है, यानी कि आपको सही करनी है अब चीजें। तो फाइनल स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस में करेक्टिव एक्शन लेना। कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट में है, तो आपको फोर्थ स्टेप में पता चल जाएगा एक्शन लेना है नहीं लेना है। क्रिटिकल है तो लेते हैं एक्शन, नहीं क्रिटिकल है तो इग्नोर करते हैं। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि परमिसेबल लिमिट में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल लिमिट से बियॉन्ड जा रहा है तो हम यहाँ पर एक्शन लेंगे। तो करेक्टिव एक्शन में क्या क्या हो सकता है? करेक्टिव एक्शन में हम क्या कर सकते हैं? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि टारगेट पूरे नहीं हो रहे कि भाई उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हम यहाँ पर एडिशनल वर्कर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर हम इक्विपमेंट लेकर आ सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, या परमिशन ले सकते हैं ओवर टाइम वर्क करने के लिए। मतलब जैसी प्रॉब्लम होगी वैसे उसका सोल्यूशन लेकर आएंगे। हमें लग रहा है प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही क्योंकि हमारी जो मशीन है वो पुरानी हो गई है, तो हम यहाँ पर मशीनें नहीं लगवा देंगे। हमें लग रहा है कि काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वर्कर्स की कमी हो रही है, तो हम वर्कर्स यहाँ पर एम्प्लॉय कर लेंगे। तो जैसी प्रॉब्लम होगी वैसे उसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा है कि सपोज करो कोई एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब उन्होंने भी कंट्रोलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया, तो कैसे किया आओ चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ पर फूड सर्व करते हैं 15 मिनट के अंदर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन 90% से ज़्यादा ही रहता है, और हम फूड की वेस्टेज 5% से कम तक एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो गया, उन्होंने मेजरमेंट करना शुरू किया। तो उन्होंने ट्रैक किया क्या? सर्विंग टाइम। भाई 15 मिनट उनका सर्विंग टाइम था, अब यहाँ पे वो ट्रैक कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल में 15 मिनट लग रहे हैं। उसके बाद कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट किया, डेली फूड वेस्टेज की एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, मेजरमेंट हो गया। अब कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने 15 मिनट सेट किए थे, यहाँ पर जो इनका एक्चुअल परफॉर्मेंस आया होगा उससे जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि फूड तो 22 मिनट में सर्व हो रहा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन से 82% जा रहा है, वेस्टेज 8% की हो रही है। कंपैरिजन हो गया। अब एनालाइज करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने देखा कि स्टाफ की कमी है पीक आवर्स में, कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ आती है कस्टमर्स की उसी टाइम पे स्टाफ नहीं है, और आप किचन में कुछ ज़्यादा सामान बना लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा सामान बना लेते हो, इसलिए वेस्टेज हो रहा है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? 2 और किचन स्टाफ उन्होंने यहाँ पर अपॉइंट किए, क्योंकि पीक आवर्स के अंदर डिमांड पूरी करनी थी। अब क्योंकि सर्विंग टाइम ज़्यादा जा रहा था तो जो भी लोग सर्व कर रहे थे उनको हमने ट्रेनिंग देनी शुरू करी कैसे 15 मिनट में सर्व करना है। उसके अलावा एक डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम यहाँ पे मेंटेन किया कि किसी भी तरीके की वेस्टेज हमारी ना हो। ठीक है,
तो ये हमने पढ़ा एक एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है जी, अब फटाफट से मुझे थम्स अप कर दो कि यस मैम, हमें कंट्रोलिंग प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि डायरेक्ट प्लस केस स्टडी दोनों के लिए ही ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब एक आखिरी टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो 3 से 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग? प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है और एक मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है। दोनों में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक से शुरुआत होती है तो एक से अंत। तो बताओ क्या है ये रिश्ता इनका? तो चलो समझते हैं इनका रिश्ता। तो बेटा एक लाइन यूज होती है इन दोनों के लिए, कई बार ये लाइन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लाइन क्या है। बोलते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के वो दो बच्चे हैं, वो दो ट्विन्स हैं मैनेजमेंट के 5 बच्चे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें से प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के वो दो ट्विन्स हैं जो इनसेपरेबल है, जिनको आप अलग नहीं कर सकते। ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इनसेपरेबल ट्विन्स इन्होंने यहाँ पर इसको नाम दिया। ठीक है, क्यों दिया? चलो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने बोला प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। बिल्कुल सही बात है। आप प्लान कर रहे हो, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, गोल बना लिया आपने बड़े बड़े, बट जब आपकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई, जब वो काम हो गया, उसके बाद आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, आपने देखा नहीं कि आपने अब तक क्या काम किया है, आपने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, आपको पता है कि आपसे गलती हुई है, बट आपने उसको गलती को सुधारा नहीं, फिर आगे के काम पे आप बढ़ गए, तो क्या फायदा हुआ प्लान करने का? प्लान किया ही क्यों था जब उसको देखना ही नहीं था, जब मॉनिटरिंग ही नहीं करनी थी, फॉलो अप ही नहीं करना था, तो भाई तुमने प्लान बनाया क्यों? तो प्लानिंग बेकार है अगर तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो मीनिंगलेस है। सो वंस अ प्लान बिकम ऑपरेशनल, जब आप किसी प्लान पे काम करना शुरू करते हैं, कंट्रोलिंग जरूरी है। क्यों? टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। भाई टाइम टू टाइम आपको प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है कि आप कहाँ तक पहुंच रहे हो, आप उसको मेजर करो, डिस्कवर करो डेविएशंस, अपनी कमियां ढूंढो और करेक्टिव एक्शन और उसको सुधारो, ताकि आपके इवेंट्स आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क करे। आपने बोर्ड एग्जाम का टारगेट सेट किया हुआ है, तो बीच बीच में ये जो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं बच्चों, हाफ ईयरली प्री बोर्ड, इसमें रुको, देखो, अपनी प्रोग्रेस चेक करो, गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग को कुछ नहीं दिखता अगर प्लानिंग ना हो। सही बात है, मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया तो कंट्रोल क्या करूं? आज बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर करने का उनका टारगेट है, तो क्या ही कंट्रोल करोगे? एंड में जाके तुम्हारे जितने मार्क्स आएंगे उसको क्या देखोगे? क्या सोचा? तूने कुछ सोचा ही नहीं भाई, क्या सोचा तुमने? कुछ भी नहीं सोचा ना, तो क्या कंट्रोल करना है? तो कंट्रोलिंग को कुछ नहीं दिखता अगर प्लानिंग ना हो तो इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, अगर तुमने स्टैंडर्ड सेट ही नहीं करे एडवांस में, मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा कंट्रोल करने के लिए। एंड व्हेन देयर इज नो प्लान देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। तो अगर कोई प्लान नहीं है तो कंट्रोलिंग का कोई बेस भी नहीं है, क्योंकि हम किस चीज से कंपेयर करें हमें पता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जिसमें से आधा पॉइंट तो कवर अप हो चुका है हमारा। अब हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। हम अभी फीचर में एक बात कवर अप करते हुए आए हैं कि जो कंट्रोलिंग है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग दोनों होता है। तो कंट्रोलिंग के बारे में तो हमें पता है कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर कंट्रोलिंग के अंदर आगे की परफॉर्मेंस को सुधारते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि भाई हमने पीछे जो गलतियां करी हैं उन गलतियों को सुधारते हुए करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं ताकि फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, ये बात तो हमें पता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले मैं कंट्रोलिंग का ही बता देती हूँ कि प्लानिंग हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है और करेक्टिव एक्शंस भी आप यहाँ लेते हो, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप पीछे देख रहे होते हो अपनी नई प्लानिंग को करते टाइम। तो कंट्रोलिंग में भी यही होता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है, पास्ट एक्टिविटीज को देखा जाता है, ताकि करेक्टिव एक्शन ले सके और इंप्रूव कर सके परफॉर्मेंस को। तो इसलिए कंट्रोलिंग तो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। प्लानिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है? अरे मैम, 12th क्लास के बचपन से हम ये पढ़ते आए हैं कि प्लानिंग तो हमेशा थिंकिंग इन एडवांस होता है, प्लानिंग तो फ्यूचरिस्टिक होता है, प्लानिंग तो होता ही फॉरवर्ड लुकिंग है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि मैम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, फोरकास्ट पे बेस्ड होती है, फ्यूचर कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपने ही तो बताया था कि प्लानिंग क्या कहता है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो।
आज हम कहाँ पर और कल को हमको कहाँ पर पहुंचना है, ये हमें प्लानिंग ही तो बताता है। तो प्लानिंग तो क्लियरली एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग हमेशा आगे की तरफ देखता है। तो ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब बेटा ये कोई पॉइंट नहीं है, ये नेक्स्ट वाली स्लाइड का पॉइंट यहाँ पर ऐड हो गया है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। वो कहते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है। पर मैम कंट्रोलिंग तो ठीक है, हमें समझ में आता है कि बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि नई प्लानिंग के लिए पीछे देखना ही पड़ता है। वो सारी बातें हमें पता है कि अगर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके कंपेयर करना है तो एक बार पीछे देखना ही पड़ेगा, मेजरमेंट के लिए भी हमें पीछे देखना ही पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, ये तो हमें पता है। क्यों? बिकॉज कंट्रोलिंग इज जस्ट लाइक द पोस्टमार्टम ऑफ योर पास्ट एक्टिविटी। अभी पीछे तो पढ़ के आए थे कि पूरी पास्ट एक्टिविटी का पूरा चीर-फाड़ कर देता है, पूरा ये देखता है उन सब चीज़ों को कि आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ताकि आपको डेविएशंस पता चल सके इसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेजर करके। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड है मैम, ये बात हमें पता है। बट प्लानिंग कैसे बैकवर्ड है? बेटा आपकी कंट्रोलिंग आपकी फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव कर रही होती है। तो प्लान करते टाइम भी तो आप पीछे देखोगे ना। आपने जब क्लास 11th में आप थे तो आपने एक प्लान किया होगा, अब आप क्लास 12th में आए, तो जब आप क्लास 12th की प्लानिंग कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप क्लास 11th के बारे में भी सोचोगे ना कि यार वहाँ भी मैंने कुछ प्लान किया था, उसका क्या रिजल्ट रहा, उन चीज़ों को मुझे रिपीट नहीं करना है, तो उसके बेसिस पे मेरी नई प्लानिंग होगी। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग के जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो आपकी नई प्लानिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको वहाँ से एक फीडबैक मिल रहा होता है। तो इसीलिए प्लानिंग भी जो है ना वो कंट्रोलिंग से पूछता है कि भाई बता ना क्या हुआ। कंट्रोलिंग खत्म होता है तभी तो प्लानिंग स्टार्ट होता है। तो भाई वो पूछता है कंट्रोलिंग से कि भाई कंट्रोलिंग ये बताओ कि तुमने क्या पहचाना कि पीछे के प्लान में मैंने क्या गलतियां करी, वो डेविएशंस बताओ, वो करेक्ट एक्शंस लो तुम, ताकि मेरी जो नई प्लानिंग है वो क्या हो सके, सही हो सके। तो इसीलिए प्लानिंग को भी बोला गया कि प्लानिंग इज ऑल्सो अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो दोनों ही ऐसा करते हैं कि दोनों आगे भी देखते हैं और दोनों पीछे भी देखते हैं। समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। तो 4 पॉइंट्स तो हमने कवर कर लिए। अब आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वाइल कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग में प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि प्लानिंग सिर्फ सोच विचार का काम है, वहीं पे कंट्रोलिंग इवैल्यूएशन का काम है। यहाँ आप कलम चला रहे हो, यहाँ तुम दिमाग चला रहे हो, वहां तुम कलम चला रहे हो। तो प्लानिंग में आप सोच विचार करते हो, सारा दिमाग में तुम्हारे सारा काम हो जाता है। कंट्रोलिंग में जो काम हो चुका होता है तुम उसके ऊपर अब देख रहे हो कि यार क्या करना है। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यहाँ दिमाग का इस्तेमाल होता है जिसमें आप थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो, एनालाइज करते हो, डिजाइन करते हो, कुछ कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ रास्ते निकालते हो ताकि आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो या तो तुम बहुत दिमाग का इस्तेमाल करोगे। बट कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग ये एंश्योर करता है कि जो डिसीजन आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए हो, जो सोचा था उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन आए हो, और एक्चुअल रिजल्ट को चेक करेगा आपके प्लान्ड गोल से कि यहाँ जो तुमने सोचा क्या उसको यहाँ तक हासिल किया। तो ये आपको कंट्रोलिंग बताएगा। तो बेटा अगर मैं कह रही हूँ कि प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव तो मेरा मतलब है इट टेल्स व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए ये आपको प्लानिंग बता रहा है। कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, इट असेसेस व्हाट हैज बीन डन, और ये आपको बताता है कि क्या हो चुका है। याद है इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, तो बताओ कैसे लिंक कर पा रहे हो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर एक बताता है कि क्या होना चाहिए व्हाट ऑट टू बी, और एक बताता है कि व्हाट इट इज। तो बताओ मुझे कमेंट में बताना अगर तुम्हें वो वाला कॉन्सेप्ट याद है। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर याद है तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो प्लानिंग अगर प्रिस्क्रिप्टिव है तो वो ये बता रहा है क्या होना चाहिए, और अगर कंट्रोलिंग इवैल्यूएट है तो वो ये बताता है कि क्या हुआ है। ठीक है बच्चों, सो मुबारक हो, चैप्टर नंबर 8 आपका होता है यहाँ पर कंप्लीट। और इसी के साथ हमने पार्ट ए और अपना यहाँ पर जो सिलेबस है हाफ ईयरली का वो कर लिया है बच्चों कंप्लीट। तो अब तैयारी आपको करनी है। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ, और उसके बाद आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज जिसका आप लोग कर रहे हैं इंतजार। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ तक कि अपनी तैयारी अपनी करनी शुरू कर दीजिए, और फिर मैं दूंगी आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और वो चीज़ जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।